हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से आती है। ठीक है, हिंदी क्या है? भारोपीय भाषा परिवार की, या इंडो यूरोपियन, या भारतीय यूरोप, या भारोपी। देखिए, भारत, भारत प्लस यूरोप, ठीक है, तो ये मिलाकर के भारोपीय हो जाती है। इसलिए हिंदी को भारत और यूरोप से, क्योंकि वहां से लोग आए, कुछ मिली जुली। साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। आज मैं आप लोगों को यूपी बीएड जो एग्जाम होने वाला है, उसके स्पेशल रूप से हिंदी साहित्य और उसका व्याकरण पढ़ा रहा हूं। जो हिंदी भाषा पूछेगा, 50 प्रश्न का आएगा। उस 50 प्रश्नों में मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप इतना पढ़ लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पहले मैंने हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण हुआ था, वर्गीकरण हमने कर बता दिया है किस प्रकार से उसके बारे में पूछता है प्रश्न। उसका भी हमने बता दिया है। उसमें जो डेट आदि होती है, उसका उस प्रकार से प्रश्न, 1-2 प्रश्न, 2-3 प्रश्न आते रहते हैं। उसके बाद आइए हम आपको भाषा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति की तरफ ले चल रहे हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, थोड़ा-सा इसके बारे में पूछता है। और उसके बाद जो लोकल क्षेत्रीय भाषा हैं, उनके बारे में भी पूछता है। बहुत कई प्रश्न, इसमें दसों प्रश्न हो सकता है आएँगे इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति से। पहले चलते हैं भाषा। भाषा ये संस्कृत शब्द है। यह संस्कृत के भास नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, भाषा की। भास का अर्थ तो भास का अर्थ होता है बोलना, कहना, कोई बात कहना, भास बोल, तो वक्तव्य देना या बोलना, अपनी बात को कहना। तो संस्कृत शब्द के भास धातु से इसकी भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा, कोई भी भाषा, दुनिया की भाषा हो, उसके 3 स्तर चलते हैं भाषा में। अगर नीचे से जाएँगे तो सबसे निचले स्तर पे बोली आती है। बोली से जो ऊपर होता है, उपभाषा आती है। उपभाषा के से ऊपर भाषाएँ आती हैं, ठीक है? तो उपभाषा वही विभाषा के नाम से जानी जाती है, विभाषा। या ऊपर से जाएँगे तो भाषा, भाषा के नीचे विभाषा, विभाषा के नीचे बोली, या जो उपबोली या उपभाषा को ही विभाषा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कि कोई भी भाषा होती है, भाषा, उसके नीचे उपभाषा, उसके नीचे बोली, उसके नीचे क्षेत्रीय बोली होती है। चौथा रूप अगर जानना चाहेंगे तो ये क्षेत्रीय, जो लोकल स्तर पे बोली जाती है। जो लोकल स्तर से थोड़ा-सा ज़्यादा दूर में बोली जाती है, तो बोली हो जाती है। उससे ज़्यादा जब क्षेत्रफल में बोली जाती है, तो वो उपभाषा हो जाती है। जब बहुत विराट क्षेत्रफल में, जैसे पूरे भारत में बोली जाती है हिंदी, इसलिए यह भाषा का रूप इसे दर्जा दे दिया गया है। लेकिन इसकी हुई उत्पत्ति, हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा, इसकी भी उत्पत्ति उपभाषा के रूप में ही हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति जो कई अपभ्रंश हुए, जो प्राकृत अपभ्रंश हुए, सबसे अंतिम काल हमने बताया, तो इसी अपभ्रंशों से ही हिंदी भाषा की विभिन्न जो अपभ्रंश, जो प्राकृत अपभ्रंश हुए, इन्हीं अपभ्रंशों से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। एक प्रश्न और बनता है, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो अपभ्रंश मत मारिएगा, ये हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, याद रखिएगा। तो हिंदी की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न अलग-अलग जो क्षेत्रीय अपभ्रंश हुआ करते थे, उन्हीं क्षेत्रीय या प्राकृत अपभ्रंशों से ही इस हिंदी की भाषा की उत्पत्ति होती है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में आइए, कौन-कौन से अपभ्रंश हैं, कौन-कौन से, उसके बाद उन उपभ्रंशों की उपभाषाएँ या अपभ्रंश हुए, उपभाषाएँ। तो उपभाषाओं से ही कैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश, जिससे नहीं, हिंदी भाषा के तो अपभ्रंशों से हुई है, ठीक है? विभिन्न अपभ्रंशों से हुई है। अपभ्रंश, ठीक है? ये उपभाषा, उपभाषा या विभाषा, ठीक है? तो विभिन्न अपभ्रंशों से, कौन-कौन से अपभ्रंश है जिनसे उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई है, तो इसको जान लीजिए। कौन-कौन से अपभ्रंश हुए? सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है? सौरसेनी अपभ्रंश, इससे पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश से कौन-कौन निकला? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन-कौन सी निकली है? पश्चिमी हिंदी,
उसके बाद राजस्थानी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। राजस्थानी को उपनागर भ्रंश भी कहा जाता है। यह उपनागर, राजस्थानी को उपनागर भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। उपनागर भ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी राजस्थानी को ही उपनागर भ्रंश कहा जाता है। उसके बाद पहाड़ी, जो पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति हुई। उसके बाद गुजराती, गुजराती। तो सौरसेनी अपभ्रंश किस उपभाषा की उत्पत्ति हुई है? पश्चिमी हिंदी की हुई है। पूछता है कि कौन किससे हुई है, किस अपभ्रंश से? ये पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, किस अपभ्रंश से हुई? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। याद रखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति। राजस्थानी को उपनागर के नाम से भ्रंश जाना जाता है। और पहाड़ी, पहाड़ी भ्रंश, ठीक है। इसके बाद गुजराती भ्रंश, इसे नागर भ्रंश के नाम से जाना जाता है। नागर भ्रंश, गुजराती को नागर भ्रंश भी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये 4 उपभाषाओं की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। दूसरा पैसाची अपभ्रंश, पैसाची, पैसाची अपभ्रंश, ठीक है, ये अपभ्रंश है। पैसाची अपभ्रंश में कैके और टक दोनों भ्रंश आते हैं। कैके, कैकेय भ्रंश प्लस टक भ्रंश, टक भ्रंश, ये दोनों आते हैं। इस पैसाची भ्रंश में ही, पैसाची अपभ्रंश में ही कैकेय भ्रंश और टक भ्रंश दोनों आते हैं। इसमें पैसाची से ही लहंदा की और पंजाबी की, ठीक है, लहंदा, लहंदा की और पंजाबी की। तो लहंदा ही कैकेय है भ्रंश, ये लहंदा क्या है? कैकेय भ्रंश है। लहंगा, लहंदा कैकेय भ्रंश है। इसके बाद पंजाबी, दूसरा है पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी उपभाषा की। तो ये टक भ्रंश से हुई है। पंजाबी उपभाषा टक भ्रंश से, ठीक है। पहली अपभ्रंश सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। और पैसाची से कैके, पैसाची में कैके और टक भ्रंश दोनों आते हैं। कैके लहंदा है और पंजाबी क्या है? टक है। पैसाची से लहंदा पंजाबी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से तीसरा ब्राचड़, ब्राचड़ ये होगा, ठीक है। जो ब्राचड़ भ्रंश हुआ, ब्राचड़ अपभ्रंश, भ्रंश या अपभ्रंश, ब्राचड़ तो ठीक है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी की उत्पत्ति हुई। ब्राचड़ से सिंधी उपभाषा की उत्पत्ति हुई, याद रखिएगा। ब्राचड़ से ही सिंधी उपभाषा से हुई, सिंधी उपभाषा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद चौथा है महाराष्ट्री, ठीक है, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री से ही मराठी, मराठी उपभाषा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। मराठी उपभाषा की उत्पत्ति हुई। मराठी में देसी, कोंकणी, बरारी और नागपुरी आती है। इसमें देसी, कोंकणी, इसी में देसी, कोंकणी, देसी, कोंकणी, बरारी, नागपुरी, बरारी, नागपुरी। तो इस मराठी में ही महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी उपभाषा की उत्पत्ति हुई। मराठी के अंतर्गत देसी, कोंकणी और बरारी तथा नागपुरिया आती है। देसी, कोंकणी, बरारी और नागपुरिया किसमें आती है? मराठी। तो देसी, कोंकणी, बरारी, नागपुरिया की उत्पत्ति किस अपभ्रंश हुई है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। और इसकी उपभाषा किसकी है? कौन है? मराठी है। तो महाराष्ट्री से ही देसी, कोंकणी, बरारी, नागपुरिया इसी के अंतर्गत इसमें आती है।
इसके बाद 2 और बच रही हैं, मागधी और अर्ध-मागधी। इतना नोट कर लीजिए। इसको मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि भाषा 3 रूपों में चलती है, भाषा, उपभाषा और बोली, जो क्षेत्रीय स्तर पे बोली जाती है। भाषा पूरे विस्तार में, पूरे भारत में या जैसे पूरे देश में वो जो बोली जाती है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में जब बोली जाए तो भाषा कहलाती है। कुछ क्षेत्रफल में उससे कम होती है तो उपभाषा या विभाषा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद बोली के नाम से जानी जाती है, उसके नीचे क्षेत्रीय बोलियाँ, लोकल क्षेत्रीय बोलियाँ में आती हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती का उत्पत्ति हुई। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी, कैकेटक भ्रंश, प्राचर से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मराठी में देसी, कोंकणी, बरारी और नागपुरिया आती है। तो देसी, कोंकणी, बरारी, नागपुरिया किस किस पूछते जाके कोंकणी किस उपभ्रंश से उत्पत्ति हुई? याद रखिए, कोंकणी महाराष्ट्रीय उपभ्रंश से हुई है। इस तरह से देसी भी महाराष्ट्री से हुई है। बरारी किस उपभ्रंश बरारी किस भ्रंश से निकली है? तो बरारी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश या भ्रंश से निकली है। नागपुरिया किससे निकली है? तो ये महाराष्ट्री से। इस तरह पूछा राजस्थानी किससे है? तो सौरसेनी से है। पश्चिमी हिंदी किससे है? तो सौरसेनी भ्रंश से है। गुजराती किससे है? तो इसी से है। ठीक है। लहंदा पंजाबी पैशाची अपभ्रंश से निकली है। आगे और बचता है मागधी और अर्धमागधी। इसको मिटा करके ऊपर से लिखने जा रहे हैं। अगला है मागधी अपभ्रंश। मागधी, ठीक है। मागधी अपभ्रंश मतलब अर्थात जो मगध आदि, जो बिहार का जो क्षेत्र था, मगध आदि की जो राज्य हुआ करते थे, वहाँ के जो बोले जाते थे, वहाँ का जो भ्रंश हुआ, अपभ्रंश हुआ, उसे मागधी अपभ्रंश के नाम से जाना गया। तो मागधी अपभ्रंश ही अवहट्ट है। ठीक है, अवहट्ट। मागधी अपभ्रंश ही अवहट्ट के नाम से जानी जाती है। मागधी भ्रंश अर्थात मागधी अपभ्रंश किस उपभाषा की उत्पत्ति हुई है? बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। बिहारी, बंगाली, उड़िया तथा असमिया। ठीक है, असमिया, जो असमी भाषा है। ठीक है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। पूछता कि बिहारी किस किस अपभ्रंश से निकली? तो बिहारी मागधी अपभ्रंश से निकली है। बंगाली भी मागधी अपभ्रंश से निकली, उड़िया भी मागधी अपभ्रंश से निकली है, असमिया भी मागधी अपभ्रंश से निकली है। इस उड़िया को उत्कला भी कहा जाता है। ठीक है, उत्कला, उड़िया को उत्कला के नाम से भी जाना जाता है। तो मागधी अपभ्रंश से ही, मागधी अपभ्रंश को ही अवहट्ट कहा जाता है। हमने इसके पहले आपको बता दिया है ना, पाली भाषा जैसे संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। तो इस प्रकार से अवहट्ट अर्थात अवहट्ट 1000 ईस्वी सन के बाद, 1000 ईस्वी सन के बाद की स्थिति। ठीक है, 1000 सन ईस्वी के बाद की स्थिति। तो इस तरह से भाषा की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट के बाद आधुनिक हिंदी। ठीक है, और इसके बाद है हिंदी। ठीक है, इसी के बाद हिंदी आती है, इसके बाद हिंदी आती है। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने जो बताया है हिंदी भाषा की उत्पत्ति में, जो हिंदी भाषा जो हिंदी साहित्य रहा है, साहित्य का जो वर्गीकरण हमने किया था, उसमें बताया मैंने संस्कृत, पाली, संस्कृत पहले संस्कृत थी। ठीक है, पहले वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी। इसके बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद भ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद की स्थिति हिंदी की आती है। तो यही हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। यही अपभ्रंश, विभिन्न अपभ्रंशों से ही
इसी हिंदी की उत्पत्ति हो रही है धीरे-धीरे। अवहट्ट को ही यही पुरानी हिंदी कहा जाता है, ठीक है? हिंदी पुरानी हिंदी पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूछेगा, पक्का पूछेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी नाम दिया है, ठीक है? तो मागधी अपभ्रंश ही अवहट्ट है। हमने बताया ना सबसे बात किसकी है? अपभ्रंश के बाद किसकी? अवहट्ट है। तो मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया पूछेगा। असमिया किस भ्रंश से निकली है? तो ये मागधी से निकली है। उड़िया किससे निकली है? मागधी से निकली है। असमिया मागधी से निकली है। बंगाली मागधी से निकली है। बिहारी मागधी से निकली है। इसके बाद अर्ध मागधी आता है। अर्ध मागधी अर्ध मागधी अपभ्रंश आता है, ठीक है? अर्ध मागधी, देखिए मागधी अपभ्रंश और अर्ध मागधी अपभ्रंश में जो कंफ्यूजन हो जाता है उसको याद कर लीजिए। मागधी अपभ्रंश से अर्ध मागधी से पूर्वी की उत्पत्ति हुई है। पूर्वी अर्ध मागधी से ही पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस भ्रंश से हुई है? अर्ध मागधी। याद रखिएगा जो अर्ध लगा ये लगा है और ये पूर्वी, अगर इसको मिला लीजिए अर्ध मागधी में पूर्वी आती है तो कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम हॉल में जब जाए हो सकता है कि मागधी और अर्ध मागधी में कंफ्यूजन हो जाए, तो मागधी में से ही बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया और अर्ध मागधी से अच्छा ये उड़नतुआ जो लगा रहा है, ये र लगा है, मिला लीजिएगा कि अगर जिसमें दोनों र लगा है तो इसे अर्ध मागधी मान लीजिए। अर्ध मागधी पूर्वी अर्थात अर्ध मागधी से ही ये बार बार कंफ्यूजन होता है इन दोनों मागधी और अर्ध मागधी में बार बार कंफ्यूजन होता है। तो मागधी अवहट्ट है, तो मागधी और अर्ध मागधी। अर्ध मागधी में जो र लगा है ये भी र लगा है इसलिए पूर्वी है। अर्ध मागधी से ही पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति और मागधी से ही मागधी को ही अवहट्ट या मागधी अपभ्रंश कहा जाता है, जिससे बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया की उत्पत्ति हुई। उपभाषा की उत्पत्ति हुई। ये थे विभिन्न अपभ्रंश। अपभ्रंशों से उपभाषाओं की उत्पत्ति। अब उपभाषाओं से बोलियों की उत्पत्ति के बारे में आइए विस्तार से हम आपको बता देते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, ठीक? तो जो हिंदी भाषा की लिख लीजिएगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति अभी हमने बता भी दिया। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी से हुई है। मागधी से, सौरसेनी, मागधी तथा अर्ध मागधी, इसी से हिंदी भाषा की यही रही है भ्रंश, ठीक? सौरसेनी भ्रंश, मागधी भ्रंश, अर्धमागधी भ्रंश से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। भारत में देखिए, मैं अब अगली वीडियो में बनाऊंगा हिंदी उपभाषा की, जो हिंदी अपभ्रंश से जो उपभाषा निकली है, उन उपभाषाओं से जो बोलियां निकली हैं, उपबोलियां आदि निकली हैं, बोलियां तथा उपबोलियां निकली हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में बनाऊंगा मैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किन अपभ्रंशों से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। देखिए एक प्रश्न और आता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है? तो हिंदी दोनों है, राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। तो अगर पूछता अगर ऑप्शन में आता है तो आप लोग इसे राजभाषा ही मारिएगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यह राष्ट्र और राज्य दोनों भाषाएं हैं। जो सरकारी कामकाज भारत में, जो सरकारी कामकाज की, देखिए राजभाषा कैसे है, राजभाषा कैसे याद रखिए, राजभाषा कैसे, जो सरकारी कामकाज की अर्थात जो सरकारें बनी है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार की सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, इनके अंदर में जो चलने वाली सरकार है, इनके अंतर्गत जो सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ का जो काम काज होता है, लिखा पढ़ी, कोर्ट का लिखा पढ़ी या सरकारी काम की जितने लिखा पढ़ी होता है, जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहा था। अर्थात भारत में एक राज्य है तो यह राजभाषा है, अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा जो होती है
वो राजभाषा कही जाती है। अब हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे है? राष्ट्रभाषा इसलिए है कि पूरे भारत में सभी राज्यों में हिंदी कुछ न कुछ बोली जाती है, कुछ न कुछ समझी जाती है। यही एक भाषा है जहाँ जो कि सभी जगह बोली जाती है और समझी जाती है, इसलिए पूरे भारत को जोड़ने का काम करती है, भारत को एक करने का काम करती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। तो भारत हिंदी क्या है? हिंदी राजभाषा है। अगर आता है ऑप्शन में तो आप मारेंगे हिंदी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा, ठीक है? राष्ट्रभाषा नहीं मारेंगे। हिंदी एक राजभाषा है भारत की। अगर इस परिप्रेक्ष्य में पूछता है कि संपूर्ण भारत में हिंदी बोली जाती है, सबको भारत को जोड़ने का काम करती है, तो ये क्या कही जाएगी? तो ये राष्ट्रभाषा कही जाती है। अर्थात सरकारी कामकाज की जो भाषा जो सरकारें जो हैं आपस में जो लेन-देन करती हैं, लेखा-पढ़ी करती हैं या उसमें सरकारी कर्मचारी लेखा-पढ़ी करते हैं जिस भाषा में, उसको अर्थात हिंदी को राजभाषा की उसकी उपाधि दी गई है। अब अगली वीडियो में आप लोगों को हिंदी ब जो अपभ्रंशों से उपभाषाओं की जो उत्पत्ति हुई, उन उपभाषाओं से बोलियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको विस्तार से हम बताएँगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।